हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। हमारा 9 चैप्टर चल रहा था, सजीव एवं उसके परिवेश। और उनके परिवेश के बारे में हम जान रहे थे, सजीवों के कैसा परिवेश होता है, जिसके 9 चैप्टर के हम 2 वीडियो बना चुके हैं। 2 पार्ट का जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखें उन्हें, ताकि आप आगे क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे वो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसके आगे के पार्ट को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम मरुस्थल वाले आवास और घास वाले आवास के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम जल वाले, जलीय जो आवास हैं, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, जलीय जीव कहलाते हैं, उनका आवास जलीय आवास कहलाता है, तो उनके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। समुद्र, समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। यानी समुद्र में जो मछली किस तरीके से अनुकूलन है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, कि वो कैसे पानी में रह पाती है। तो उनका ये हम पढ़ चुके थे कि उनका शरीर धारा रेखित होता है, जिसकी वजह से आसानी से वो गमन कर पाती हैं, उनके पंख पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम उनके अनुकूलन के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरे, बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, यानी जो समुद्र में पाने पाए जाने वाले और भी जो जीव होते हैं बच्चों, उनका भी शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय होता है, जिससे वे जल में सुगमता से चल सकते हैं। यानी जल में आसानी से वो क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस, जो ऑक्टोपस है, जिसके 8 पैर, मतलब इस तरीके से संरचना होती है। जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आम तौर पे धारा रेखीय नहीं होता है, इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। ऑक्टोपस का अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, कुछ इस तरीके का ऐसे रहते हैं, उस तरीके से। और उसकी ये आर्म्स जैसी संरचना है, यानी पैर हाथ इस तरीके से आप बोल सकते हैं, इसके निकले रहते हैं इस तरीके से। मैं दोबारा बनाती हूँ, ये थोड़ा माउस से, ये देखिए, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए, वरना आप ऑक्टोपस इसमें बना नहीं है। अगर आगे इसमें होगा कुछ, देखिए आपको इससे समझ में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ऑक्टोपस होता है। देखो, अब मैं थोड़ी सी उसकी आईज भी बना देती हूँ, चलिए। तो ये देखिए हमारा ऑक्टोपस, इसमें इसके फिंगर, ये इस तरीके से आर्म्स जैसे, मतलब ये हाथ, हैंड हैंड बोल सकते हैं, तो इस तरीके से निकले रहते हैं 8। और इनका शरीर धारा रेखित नहीं होता है, धारा इस तरीके से धारा रेखित नहीं होता है। जिसमें एक और उदाहरण है स्क्विड का भी, आप ध्यान रखेंगे। वे समुद्र की गहराई में और तलहटी में रहते हैं, यानी बिल्कुल नीचे तली में और उनमें रहते हैं, तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। इन्हीं, ये जो ऑक्टोपस के ये जो हाथ जैसी स्ट्रक्चर है, इन्हीं से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, यानी कि बिल्कुल अपने शरीर को, बिल्कुल उसकी ये जो आगे की तरफ इस तरीके से मुख वाला भाग हो जाता है, और पीछे ये स्ट्रक्चर इस तरीके से हो आ जाती है, आर्म्स वाली स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो धारा रेखीय शरीर अपने बना लेते हैं वो। और जल में श्वास लेने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स यानी क्लोम, जिसको गलफड़े बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। अब देखिए, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं, इनमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं। डॉल्फिन बाहर पानी से बाहर आके श्वसन कर लेती है, और व्हेल्स भी क्या है, कुछ मतलब सेकंडों बाद पानी से बाहर आके क्या है, श्वसन करती है। इस तरीके से आपने अगर थोड़ा एक आध वीडियो देखी हो व्हेल की और या डॉल्फिन की, आप भी जानते हैं सबसे बड़ा जो जीव होता है वो क्या होता है, व्हेल होता है। और व्हेल क्या होती है, कुछ लगभग अपना 10-10 मिनट बाद क्या है, श्वास के लिए ऊपर आती है, समुद्र में ऊपर आती है। तो देखिए, हम इसी को समझेंगे। जंतुओं में इनमें गिल्स नहीं पाए जा रहे, तो श्वसन कैसे करेंगे। तो ये सिर पर स्थित नासा द्वार, इनके सिर पर क्या होता है, नासा द्वार होता है, या वात छिद्र, अथवा उसको क्या बोल सकते हैं, वात छिद्रों द्वारा श्वास लेती हैं। यानी ये मतलब पानी के ऊपर आती हैं और श्वसन करती हैं, और ये जल में लंबे समय तक बिना श्वसन के लिए रह सकती हैं। यानी मैंने जैसे अभी को बताया आपको कि 10-10 मिनट के अंतराल में, यानी ये ऐसे नहीं बोल सकते कि अभी आए और ऐसे, तो पर लेकिन ये काफी लंबे समय तक ये क्या है, बिना श्वास के रह सकती हैं। और थोड़े बाद जैसे ही
श्वसन के लिए ये पानी से ऊपर आ जाती है। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर आकर श्वास छिद्रों से क्या करती हैं, जल बाहर निकालती हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरती हैं। यानी जल निकलेगा पहले बाहर और फिर बाद में उसके अंदर क्या भर जाएंगे, उसमें ये श्वास यानी हवा भर जाएगी। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन के रोचक क्रिया देखी है? तो वही चीज मैं आपको कहने वाली थी कि आपने कभी टीवी या दूरदर्शन या एक मतलब फिल्म विल्म किसी में आपने देखा हो, डॉल्फिन को देखा हो या व्हेल्स को देखा हो कि इस तरीके से आपने ज्योग्राफी जो चैनल होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, डिस्कवरी चैनल आता है, तो उसपे अगर जीवों का इस तरीके से देखा है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने ये चीज देखी है कि नहीं देखी है। डॉल्फिन को, व्हेल्स को के पानी के ऊपर आ रही हैं, उस बड़े समुद्री जो जीव है वो व्हेल है, वो उसके बारे में आपने देखा है कि नहीं देखा है। अब चलिए इतनी चीज पे हम इधर आते हैं तालाब एवं झील। अब तालाब और झील में क्या क्या पाए जाते हैं, तो वो समुद्री जीवों के बारे में अभी हमने देखा, व्हेल और उनके बारे में, ऑक्टोपस के बारे में, डॉल्फिन के बारे में। अब हम तालाब और झील में पाए जाने वाले जीवों के बारे में देख लेते हैं। जैसे क्या आपने तालाब और झील और नदियों नालों में पौधों को उगते देखा है? आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अब आसपास कोई हो तो आप जरूर देखें तालाब में। यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब में भ्रमण कर जाइए, मतलब किसी पास वाले तालाब पे भ्रमण करके आ जाइए अगर आपने वहां गौर नहीं किया है। वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। अगर वहां कोई पौधा ऐसा दिखाई दे रहा है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। और इन पौधों की पत्तियां, तने, जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित है, तो अगर आपने कुछ गौर देखा हो तो इस तरीके से आपको दिखेगा। देखिए इस तरीके से पानी में तैरती हुई इस तरीके से दिखेंगी। आपने जलकुंभी देखी होगी और जल में उनकी जड़ें तो नीचे होती हैं, इस तरीके से गमन जलमग्न होते हैं आधे और ऊपर की तरफ बाहर इस तरीके से प्लवन करती हैं। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी पर की मिट्टी में स्थित रहती हैं। जो जलाशय की तलहटी पर जो मिट्टी पाई जाएगी उसमें स्थित रहते हैं, जैसे आप इस तरह देख सकते हो, जैसे इस सतह पर पाई जा रही हो, कुछ पानी में तैरती रहती है। तो देखिए यहाँ पे स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण के का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। परंतु जलीय पौधों में जड़ों का आकार बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि अब उनको पानी पानी में ही रह रही हैं, तो इस तरीके से उनको जरूरत ही नहीं है कि वो उस पानी को अवशोषित करें। एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना। बस इनका एक ही काम होता है कि ये पौधा पानी में जो पानी की तलहटी जो मिट्टी पाई जा रही है उसमें वो जमी रहे, मतलब वो पौधा वहां पे लगा रहे, जमा रहे। तो इसके लिए वो स्थिर रखने का कार्य करती हैं जड़ें। इन पौधों का तना लंबा होता है, खोखला एवं हल्का होता है। ये पानी में पाए जाने वाले यानी जल में पाए जाने वाले पादपों की विशेषता या पादपों का अनुकूलन है बच्चों। तो तना जल की सतह तक वृद्धि करता है और जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं, यानी ऊपर की तरफ। ये आप देखिए पत्तियां और इस तरीके से ये ऊपर की सतह पर है और तना बिल्कुल एकदम ये इस तरीके से यहाँ तक गमन करता है ऊपर तक, और पुष्प ये सब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं और ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती है, मतलब इनकी पत्तियां बिल्कुल एकदम पतली रिबन की तरह मिलेंगी। जैसे आप इसमें देखिए, इसकी देखिए, इसकी देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल जलमग्न होता है। हाइड्रा, हाइड्रा भी पानी में मिलने वाला जीव है, वो है ना। और उसी से ही एक और भी इसमें अभी उदाहरण अभी आएंगे। देखिए यहाँ पे उनकी पत्तियां कैसी होती है, सक्रिय होती हैं, पतले रिबन जैसी होती हैं, और ये बहते हुए जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधे पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती है। पत्तियों को कोई भी क्षति नहीं, उसमें पानी में डूबे रहते हैं। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। ये तालाब में
अब मेढक की विशेषता है जो, यानी कि अभी हमने पादप के बारे में मतलब अभी हमने पादपों के बारे में पढ़ा कि उनमें क्या अनुकूलन पाया जाता है पानी में रहने वालों का। अब हम जंतु के बारे में अनुकूलन को समझेंगे कि जंतु में क्या अनुकूलन। तो देखिए, मछली का अनुकूलन तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों के, उनका शरीर धारा रेखित होता है, धारा रेखित आगे की तरफ नुकीला होता है, शल्क पाए जाते हैं शरीर पर, और पंख पाए जाते हैं, फिन पाए जाते हैं, जो तैरने में पीछे की तरफ उनका जो पुच्छ वाला हिस्सा जो होता है वो उसमें पंख जैसा होता है जो तैरने में मदद करता है। ये हम अनुकूलन मछली में देख चुके थे। श्वसन करने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, यानी क्लोम यानी गलफड़ जिनको बोलते हैं। मेढक में क्या होता है, मेढक तो एक उभयचर है, उभयचर प्राणी है। उभयचर का मतलब होता है एम्फीबिया, जिसको इंग्लिश में एम्फीबिया कहते हैं। तो ये उभयचर प्राणी है, तो ये स्थल पर और जल दोनों में क्या कर सकता है, गमन कर सकता है, दोनों पे रह सकता है। तो आमतौर पे उनमें जल में रहने के लिए क्या विशेषता पाई जाती है, तो वही देखिए, तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है मेढक, और यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है, यानी ये उभयचर है। और इसके पश्चपाद लंबे होते हैं, इस बात को, ये एक अनुकूलन मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने व शिकार को पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पाद उंगलियां पाई जाती है, यानी एक जाल, ये फिंगर्स होती हैं और फिंगर्स में एक जाल जैसी संरचना पाई जाएगी, और जो उन्हें तैरने में क्या करती है, मदद करती है। अगर आप थोड़ा गौर करें तो है ना, आपने कभी टीवी पे या उस पे देखा हो, तो हम जैसे मनुष्य हैं पानी के अंदर जब तैरने जाते हैं, जिसको भाई तैराकी और ढंग से आती है या और अच्छे से तैरना चाहते हैं गहराई के अंदर, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन मास्क लेके जाते हैं, और पैर और हाथों में इस तरीके के मतलब वो कवर्स पहनते हैं जो एकदम जाल जैसा होता है, जैसे मेढक में पाए जाते हैं ना, इस तरीके से पैरों में वो पहनते हैं, इस तरीके से कि जाल पाया जाता है, बिल्कुल पानी एकदम उससे सरक के चला जाए, यानी शरीर को एक तरीके से क्या किया जा रहा है, धारा रेखित किया जा रहा है, पानी उस पे ठहरे नहीं, वो एकदम बिल्कुल सीधा चला जाए और शरीर आगे को बढ़ जाए। हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है, यानी हम कुछ ही के बारे में हमने अध्ययन किया है, वैसे जल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। अध्याय 7 में सुझाए क्रियाकलाप के अंतर्गत अब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे। तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। अगर हम ये सोचें कि एक तरीके से एल्बम तैयार करें तो कितनी विविधता पाई जाएंगी, इसके बारे में देखिए, हमारे आसपास के जीव। अब हमें अपने आसपास के जीव देखने, हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की है और अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा भी की है। क्रियाकलाप फर्स्ट में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाली वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई, और कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची यानी जो हमारी टेबल है उसमें सजीव के कौन से उदाहरण हैं, यानी जो हमने अपने आसपास जितने भी जीव देखे, वो सजीव देखे, उनका हमने उनका एक सूची बनाई, टेबल बनाई हमने उनकी। तो और वो कौन कौन से परिवेश में पाए जाते हैं, जल में पाए जा रहे हैं कि घास वाले स्थल पर पाए जा रहे हैं, कौन से भाग पे पाए जा रहे हैं, इस तरीके से हमने उनमें लिखा। तो ये क्या सजीव के कौन कौन से उदाहरण हैं, आइए वन में पाई जाने वाली, यानी एक वन वन में जो पाई जा रही है वस्तुओं के विषय में सोचें, जैसे वृक्ष और आरोही लता जो लपेट के बिल्कुल चढ़ती है, आरोहण करती है, मतलब उसका तना इतना मजबूत नहीं होता, ये हम इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, आरोही क्या होता है, आरोही पादप क्या होता है। तो बच्चों प्लीज नेक्स्ट जो इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखें, वो प्लेलिस्ट में दे रखी है, जितनी भी वीडियोस हैं वो जरूर दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जरूर देखें। तो आरोही लता, विसर्पी भी चढ़ती है। छोटे बड़े जो जंतु हैं उनके बारे में, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जलवायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई जो मॉस, छत्रक वही
मशरूम और कवक कवक के, और काई यानी मॉस पाए जाते हैं, शैवाल पाई जा रही हैं। तो वन में जितनी भी पाई जा रही है विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण, इनमें से कौन सजीव हैं? अपने चारों ओर पाई जाने वाली, बच्चों अपने चारों ओर जो भी हमें पाई जा रही हैं उनके बारे में, पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए, उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूह में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं जो सजीव नहीं है, यानी हमारे जो मेज है या कुर्सी पाई जा रही है वो सजीव नहीं है, बनी तो लकड़ी से। तो पहली पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का एक छंद पढ़ रही थी। देखो अब ये एक छंद है, हम भी पढ़ते हैं इसको, देखते हैं, क्योंकि ये वही कुर्सी मेज जो निर्जीव है उसके ऊपर लिखी हुई है। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूं, एवं अपने पैरों की बिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, मतलब जो पैर बने हुए हैं मेज के भी, आप जानते चार पैर इस तरीके से, कुर्सी के भी, सॉरी कुर्सी के भी है ना, चार पैर इस तरीके से बने होते हैं। तो अगर वो चलते तो वो थोड़ा टहल के आ जाते। तो इस तरीके से वो कह रही है मेज कुर्सी से कि थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, और प्रार्थना करो कि हम वायु ले सके, यानी श्वास क्रिया, जो सांस ले सके। मेज ने कुर्सी से कहा, ये मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा। अब कुर्सी जवाब दे रही है, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं है, है ना। हम अभी तुम जानती हो कि हम कभी भी इस चीज के लिए समर्थ नहीं है कि हम घूम सकें या श्वास ले सकें। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मेज ने क्या कहा? ठंडी सांस भरते, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे, हम दो पैरों पर क्यों नहीं चल सकते? अब आप समझे? तो यही चीज है कि क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि वो सजीव नहीं है, निर्जीव है। अगर सजीव होते तो उनमें भी गमन और इस तरीके से क्रिया होती। अब देखिए ये पहेली और बूझों को कविता बहुत मजेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, और अतः ये ना तो चल सकती हैं और ना ही बोल सकते हैं, और ना ही ऐसी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जिनसे हम पीड़ित होते हैं, कि हम चल नहीं पा रहे हैं या वो इस तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, उस तरीके की पीड़ा। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है, ये सब सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं, और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी ये निर्णय करना इतना आसान नहीं होता है, जब हम कई चीजों में हम नहीं बता पाते कि ये सजीव है कि निर्जीव है। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते और कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार है अथवा बस है, चल सकती हैं, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। अब पेड़ पौधों को हम सजीव कह रहे हैं, पर पेड़ पौधे चलते नहीं हैं, पर लेकिन कार और बसें चलती है। ये थोड़ा सोच आ जाती है कभी कभी, पर हम कार और बस को क्या बोलते हैं? निर्जीव। पौधे एवं जंतु समय के साथ क्या करते हैं बच्चों? वृद्धि करते हैं, यानी हम उनके गमन करने से, उनके चलने फिरने से उनकी निर्जीवता और सजीवता की पहचान नहीं कर सकते। हम उनकी एक तो वृद्धि से, कि वो वृद्धि करते हैं, और श्वास से, और जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है उनसे पता कर सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है, आप समझिए, ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो, यानी कि जैसे आकाश में बादल पहले छोटा फिर बड़ा, इस तरीके से। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है?
अब ये भी थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है, नहीं तो आखिरकार हम निर्जीव और एवं सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? मतलब इतना सोचें तो कैसे करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? बिल्कुल, ये आपको सोचना है कि क्या कुछ लक्षण होते हैं जिसकी वजह से वो अलग। तो सबसे पहली बात तो यही कि श्वसन जो मैंने अभी आपको बताया, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो वो मतलब इम्पोर्टेंट तो वही होता है कि सजीव जीव जो होते हैं, सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया। आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? यानी कि आपको कैसे अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधे में भी पाए जाते हैं। यानी आप खुद सजीव हैं और आपके लक्षण उनसे कैसे मैच करते हैं, कैसे आपसे मिलते जुलते हैं पौधे से, तो आप पता कर सकते हैं। जैसे कि श्वसन क्रिया का बताया, तो आप भी श्वास लेते हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। आप छोटे थे तो पेड़ पौधे भी छोटे से वृद्धि करता है, बड़ा होता है। फिर दूसरी बात यह है कि जो भी जैविक क्रिया है, उत्सर्जन का कार्य तो पौधे भी करते हैं। तो देखिए हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 और 2 में हमने ये जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था भोजन के बारे में, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। तो हमने ये जान लिया था कि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है और जंतुओं को भी होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। और हमने ये भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं बच्चों? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी वो स्वपोषी होते हैं। अपना पोषण, अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी होते हैं। यानी कि उनको भी भोजन की जरूरत होती है। और वो कौन सी क्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए किस पर डिपेंड होता है? पौधों पर या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहता है। तो वो शाकाहारी और मांसाहारी हो सकता है, यानी वो एक तरीके से परपोषी हो गया। परपोषी और विषम पोषी, समझ रहे हैं? यानी पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होना। पर मतलब क्या होता है? दूसरों पर। तो परपोषी हो गया, दूसरों पर निर्भर है। और परपोषी को विषम पोषी भी बोलते हैं। विषम का मतलब या तो वो पौधों पे विषम प्रकार के, या तो जीव जंतुओं पे निर्भर हो सकता है, या पौधों पे निर्भर हो सकता है, उसे विषम पोषी बोलते हैं। तो विषम पोषी और परपोषी सेम हो जाते हैं। तो परपोषी का यही है कि दूसरों पर पोषण के लिए निर्भर होना। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हमें जितने भी हमारी कोशिकाओं को भी अन्य जो जैविक क्रियाएं करनी होती हैं, वो सभी जैविक क्रियाओं को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? देखिए आप वृद्धि की बात है, क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आ जाएगा? इसे आप अब नहीं पहन सकते, अभी आप छोटे हैं। वृद्धि क्या होती है? एक समय के बाद रुक जाती है। तो 4 साल पुराना कुर्ता हो सकता है कि आ जाए, तो उन बच्चों को आ सकता है जो जिनकी हाइट क्या है, रुक गई है। आप काफी बच्चे बड़े होंगे, जैसे लड़कियों की बात की जाए तो उनकी भी हाइट एक तरीके से निश्चित होती है कि 15-16 साल के बाद हाइट वृद्धि वहीं रुक जाएगी और बढ़ेगी नहीं। और कई लड़के हैं जिनकी 21 साल की उम्र तक बढ़ती है, 18 साल 21 साल के बीच में बढ़ती है और फिर बाद में उसके बाद रुक जाती है। तो जब आप बच्चे थे तो जब का कुर्ता और अब पहनने की कोशिश करें तो नहीं आएगा। आप 4 साल से और ज्यादा उस पे चले जाइए तो और नहीं आएगा आपको। क्या ऐसा नहीं है कि इन वर्षों में आप लंबे हो गए? तो आप खुद सोच सकते हैं बच्चों, आप अभी आपकी बढ़ती उम्र है तो आपको जरूर ऐसा हुआ होगा कि आप लंबे हो गए हैं और आपको वो कुर्ता नहीं आ रहा। आपको इस आभास नहीं हो रहा है, आपको आभास नहीं हो रहा है, पर लेकिन आप में समय के साथ क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे, यानी कि
आप बड़े हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे। और जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। अगर छोटा मान लीजिए आप अपने घर में कोई पेट लाते हैं, जैसे बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का बच्चा, इस तरीके से लाते हैं, तो वो बहुत छोटा लेकर आते हैं, और वो एक दो दो साल बाद कैसा दिखता है आपको? थोड़ा बड़ा दिखता है कि नहीं दिखता है? और इसमें आपने उसको भी वयस्क होते देखा है, तो आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा यानी मुर्गी का जो बच्चा होता है, चूजा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, आप इधर देख सकते हैं, देखिए ये देखिए, आप पहले छोटे, फिर आप इस तरीके से अब किशोर अवस्था में चल रहे हैं बच्चों, तो ये, और फिर आप वयस्क हो जाएंगे इस तरीके से। पहले बहुत ज्यादा छोटे, देखिए ये, फिर और वृद्धि, फिर और वृद्धि, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मुर्गी के बच्चे में देखा जाए तो चूजा है, फिर बीच की स्थिति है, और फिर बाद में वो वयस्क हो गया, तो वो मुर्गी या मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं, छोटा पौधा भी क्या गया है? वृद्धि करता है। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं और नवजात हैं, तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप पौधों को देखिए कुछ वृद्धि और सजीवों के बाद, तो आप देखेंगे कि इनकी लंबाई में वृद्धि है हुई है, और वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? चलिए, तो आप देखते हैं, देखिए, तो निर्जीव वस्तुएं कभी नहीं कर सकते। जितना आप आकार में, जैसे पंखा है, मेज कुर्सी, जितने आकार में आप बनाते हैं, वो उतने ही आकार में रहती हैं, वो वृद्धि नहीं करती हैं। सालों साल आप घर में कोई आप टीवी लाए हैं, या आपके घर में कोई टेबल कुर्सी है, तो आप 2 साल बाद, 3 साल बाद आप देखेंगे वैसे की वैसी आपको दिखेगी। तो निर्जीव वस्तुएं वृद्धि नहीं करती। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? अब श्वसन के बारे में देखना है। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वसन लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है, प्रवेश कर जाती है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर वायु बाहर निकल जाती है। यानी हम श्वास छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं तो श्वास अंदर लेते हैं, यानी वायु अंदर जाती है, और जब हम छोड़ते हैं तो शरीर से बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है, और श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा क्या कर सकते हैं? बाहर कर देते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है, उसको हम क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में बाहर करते हैं। अब बाहरी वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है, उसे श्वसन क्रिया में शरीर के अंदर लेते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में भी श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। आप समझ रहे हैं बच्चों? उनमें भी इस तरीके से ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति का अध्ययन कीजिए। उदर मतलब पेट। आप कोई, अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई पेट हो, या गाय भैंस पालते हो, पालतू पशु हो, तो इन डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं, इन पालतू पशुओं के जरूर देखिए कि वो जब मतलब सो रहे हो रात में, तो इनका आप हिलते हुए देखेंगे, एकदम पता चलेगा आपको पेट हिलते हुए, और इस तरीके से देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं? श्वसन क्रिया कर रहे हैं। ये मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाता है। वो भी हमारी तरह श्वास क्रिया करते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, और ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन द्वारा ही हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। मतलब कि जो हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन जो ले रहे हैं बच्चों, जो हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं शरीर के अंदर, वो हमारे भोजन को तोड़ने में सहायक होती है। भोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके टूटता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वो ऊर्जा किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में। किसके रूप में होती है? एटीपी। यानी हमें श्वसन क्रिया में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, एटीपी। और वो किसकी वजह से मिलती है? श्वसन क्रिया में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी वजह से। कुछ जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए जैसे केचुआ
त्वचा से। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि केचुआ कहाँ से श्वसन करता है, त्वचा से सांस लेता है। मछली कहाँ से कर रही है, गिल से, यानी गलफड़े पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं, उनके गिल से वो श्वसन करती हैं, जिनकी सहायता से वह जल में विलेय यानी घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करती हैं। बाहरी वातावरण की ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करेंगी, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का वो अवशोषित कर लेती हैं। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखो, पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। यानी पत्तियों में, आपको मैंने बताया था कि पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटा यानी रंध्र पाए जाते हैं, और रंध्रों से ही वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण करते हैं, बिल्कुल, जो ऑक्सीजन और ये सब। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं, यानी वो जो सूक्ष्म रंध्र जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनसे वायु अंदर जाती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करते हैं। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे, अगर आप इस तरीके से बचपन में पढ़ते आए हैं कि नहीं, पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो बच्चों वो क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ना कि श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही, मनुष्यों के तरह, अन्य जीवों की तरह क्या करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। बाहरी वातावरण की ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये क्या है, आप इस चीज को समझ लीजिए कि श्वसन क्रिया में सेम हमारी तरह ही होगा। वो उनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी धूप में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में वो ये क्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखिए, वही चीज मैं जो आपको अभी समझा रही थी कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए। पर जब वो भोजन को ग्रहण करते हैं, उनको भी ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वो श्वसन क्रिया करते हैं, उनका भोजन टूटता है, और वो किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। पौधे केवल दिन के समय भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। यानी श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में चलती रहेगी, बस दिन दिन के टाइम पर भोजन का निर्माण करेंगे। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। यानी जितना वो पौधे ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर पाते, उससे ज्यादा ऑक्सीजन वो वातावरण में छोड़ देते हैं। तो पौधे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप भी अपने घर में जरूर पौधे लगाइए, जरूर अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाइए, वर्ष में कई पौधे लगाइए, ताकि आपका भी पूरा वातावरण, आपको अच्छी ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा मिल सके श्वसन के लिए। तो इसके लिए आप श्वसन मतलब पौधों की मात्रा जरूर लगाइए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लगाइए अपने घर में, अपने आसपास। घर में भी छोटे जो पौधे आते हैं, जो छांव में पौधे लगते हैं, वो भी जरूर लगाइए बच्चों, ताकि आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। क्योंकि वातावरण में धुआं, पॉल्यूशन, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो प्रदूषण को कम करने में पौधे सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। तो मेरी सलाह है आप सभी को, आप मैडम की ये बात जरूर मानिए कि अपने आसपास बहुत सारे पौधे लगाइए, और जो भी संभव हो सके स्कूल में, यानी विद्यालय में, कहीं और क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए, ग्रीनी करिए, ताकि हमारा वातावरण भी क्या है, शुद्ध होगा। और साथ ही साथ जो जलवायु का जो स्तर है, जो असामान्य हो गया है, वो भी क्या रहेगा, सामान्यतः सामान्य बना रहेगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सामान्य बना रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये आप जरूर ये काम करेंगे। मैम ने आपको जैसे बोला है कि पौधे जरूर लगाएंगे आप। अब ये इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसका थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, जिसको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, उद्दीपन के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों में उद्दीपन वाली क्रिया भी होती है। जैसे कि हम हमारे शरीर में अगर हमें कोई
पिन चुभोता है तो हम सीधे रिएक्ट करते हैं, अपना हाथ हटाते हैं और मतलब हम बहुत क्रिया करते हैं। अगर मान लीजिए कोई गरम चाय या कोई गरम तवा तुरंत लगता है तो तुरंत हम हाथ हटाते हैं। तो ये एक उद्दीपन है, ये एक मतलब हमारे अंदर कौन कर रहा है, संवेदनाएं, संवेदनाएं हैं जो ग्रहण की जा रही हैं। तो वो ग्रहण की जा रही हैं किसकी वजह से, हमारे शरीर में पाई जा रही हैं कुछ कोशिकाएं जिनका नाम तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो संवेदनाओं को ले जाती है। ऐसे पौधों में भी क्या संवेदनाएं होती हैं, क्या वो भी करते हैं? तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और अच्छे से जो भी आपको सिखाया जा रहा है, जैसे मैंने अभी आपको आज बताया कि पौधे लगाइए, अपने घर स्वच्छता रखिए, तो आप जरूर ये काम कीजिए और मुझे कमेंट भी करिए। और अगर आप इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए बच्चों, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उन्हें भी बताइए कि इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। और अगर वीडियो आप चैनल पे अभी आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कब आ रही है वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ। थैंक यू।